ब्लैक जैक की वापसी, इमरान सीरीज, मुसन्निफ जहीर अहमद। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर शरीर जिस्म का मालिक नौजवान चौंक पड़ा। वो शक्ल व सूरत से छटा हुआ बदमाश मालूम हो रहा था। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के जा बजा निशानात थे। उसका रंग सियाह और आंखें नीली थी, जिनमें तेज चमक के साथ साथ बेपनाह सफाकी और सदमोहरी नुमाया नजर आ रही थी। उसने कान से फोन का रिसीवर लगा रखा था और फोन के नंबर प्रेस कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी थी। दस्तक की आवाज सुनकर उसने रिसीवर क्रीडल पर रख दिया। यस, उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा तो कमरे का दरवाजा खुला और एक मशीन गन बरदार गुंडा अंदर दाखिल हुआ। उसने सर झुकाकर उस नौजवान को सलाम किया। बॉस, ब्लैक पैंथर आ गया है। आने वाले गुंडे ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। गुड, अंदर भेजो उसे, मैं उसका ही इंतजार कर रहा था। मेज के पीछे बैठे हुए नौजवान ने कहा तो गुंडा सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद कमरे में कैप्टन हमजा दाखिल हुआ। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स और सुर्ख शर्ट पहन रखी थी। उसके चेहरे पर मेकअप था, जिससे वो भी एक मकामी गुंडा नजर आ रहा था। हेलो चेकर, कैप्टन हमजा ने आगे बढ़कर नौजवान की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, आओ ब्लैक पैंथर, बैठो। नौजवान ने कैप्टन हमजा से हाथ मिलाते हुए कहा तो कैप्टन हमजा उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, नौजवान ने कहा, जिसे कैप्टन हमजा ने जैकर कहकर पुकारा था। मुझे क्लब में तुम्हारा पैगाम मिल गया था। मैं चूंकि एक निजी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए आने में देर हो गई, कैप्टन हमजा ने कहा। कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, मेरे लिए यही बहुत है, जैकर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में भी सफाकी का तासुर था। कहो, किस लिए बुलाया है मुझे? कैप्टन हमजा ने भी जवाबन मुस्कुराकर कहा। पहले ये बताओ क्या लोगे? जैकर ने कहा। इस वक्त हॉट कॉफी को दिल चाह रहा है, अगर मिल जाए तो, कैप्टन हमजा ने कहा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, अभी मंगवाता हूँ, जैकर ने कहा। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। फिर उसने किसी को 2 मग हॉट कॉफी लाने को कहा और इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। कैप्टन हमजा गौर से जैगर को देख रहा था, मगर जैगर के चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नजर नहीं आ रहा था जिससे वो अंदाजा लगा सकता कि उसने उसे क्यों बुलाया है। कैप्टन हमजा को वाकई डायमंड क्लब में पैगाम मिला था कि ड्रीमलैंड क्लब के मालिक जैगर का 2 बार फोन आ चुका है और वो उसे किसी अर्जेंट काम के सिलसिले में बुला रहा था। कैप्टन हमजा ने अंडरवर्ल्ड के अपराध पर नजर रखने के लिए जैकर जैसे बेशुमार मुजरिमों तक रसाई हासिल कर रखी थी। कैप्टन हमजा जानता था कि जैकर जैसे मुजरिम तालाब की छोटी मछलियां हैं, मगर वो ये भी जानता था कि इन बज़ाहिर छोटी नजर आने वाली मछलियों के रसूख कहां तक फैले हुए होते हैं और इन्हीं छोटी मछलियों के साथ बाज औकात बड़े बड़े मगरमच्छ भी तालाब में नजर आ जाते हैं। जैकर जैसे बदमाश की नजर में ब्लैक पैंथर भी एक बदमाश की हैसियत से ही मुतारिफ था और वो उससे अपना छोटा मोटा काम लेते रहते थे। उनके साथ काम करते हुए कैप्टन हमजा के लिए उन पर नजर रखनी और आसान हो जाती थी और फिर जैसे उसे मालूम होता कि मामला मुल्की मफादात के खिलाफ है या कोई सीक्रेट एजेंट उनके साथ है तो कैप्टन हमजा फौरन इमरान को मुत्तला कर देता था। फिर उसे इमरान की तरफ से जो हिदायत मिलती थी वो उस पर अमल पैरा होता था। थोड़ी देर में एक शख्स वहाँ हॉट कॉफी के 2 मग ले आया। एक मग जैकर ने और दूसरा मग कैप्टन हमजा ने ले लिया था। कॉफी पीने तक वो खामोश रहे थे। फिर जैसे ही जैकर ने कॉफी खत्म की, उसने मेज के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। उसी लम्हे दरवाजे को ऑटोमेटिक लॉक लग गया और कमरे में यकलक हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई। ये क्या है? कैप्टन हमजा ने चौंक कर कहा। मैं तुमसे एक अहम मामले पर डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कमरे का साउंड प्रूफ सिस्टम ऑन कर दिया है ताकि कोई हमारी बातें न सुन सके और न बाहर की आवाजें अंदर आ सके, जैकर ने जैसे ब्लैक पैंथर की नाकिस अक्ल में इजाफा करते हुए कहा। हालांकि नीली रोशनी को देखते ही कैप्टन हमजा समझ गया था कि ये साउंड प्रूफ रेजेस है, जिसके ऑन होते ही कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ हो जाता था। ओ, ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए तुम ये सब इंतजाम कर रहे हो? कैप्टन हमजा ने जानबूझकर चौंकते हुए कहा। बताता हूँ, पहले ये देखो, जैकर ने कहा। उसने मेज की दराज से एक लिफाफा निकाला और उसे कैप्टन हमजा की तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा खुला हुआ था। कैप्टन हमजा ने उसमें मौजूद एक तस्वीर बाहर निकाल ली और उसे देखने लगा। तस्वीर एक महलनुमा इमारत की थी जिसका मॉडल पुराने जमाने का था, मगर उसकी तामीर में जिद्दत नजर आ रही थी। उस इमारत के सुतून रंग बिरंगे थे, जैसे उन्हें जानबूझकर मुख्तलिफ रंगों में रंगा गया हो। ये तो किसी इमारत की तस्वीर है, कैप्टन हमजा ने कहा। हाँ, इस इमारत का नाम रंग महल है, जैकर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। रंग महल, अच्छा नाम है, लेकिन ये इमारत है कहाँ और तुम मुझे ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हो? कैप्टन हमजा ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इमारत कहाँ होनी चाहिए? जैकर ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस इमारत का डिजाइन कदीम मिस्री इमारतों जैसा है, लेकिन इसकी तर्ज तामीर नई मालूम होती है।
कैप्टन हमजा ने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा, हाँ ये बिल्कुल नई इमारत है, इसे हाल ही में तामीर किया गया है। जैकर ने कहा, क्या ये मिस्र की कोई इमारत है? कैप्टन हमजा ने कहा, नहीं। जैकर ने कहा, तो फिर कहाँ है ये इमारत? कैप्टन हमजा ने कहा, ये पाकिशिया की ही एक इमारत है। जैकर ने कहा, पाकिशिया में? हैरत है, मैंने तो पाकिशिया में ऐसी कोई इमारत नहीं देखी, हालांकि मैं पाकिशिया में हर जगह घूम फिर चुका हूँ। कैप्टन हमजा ने कहा, उसे वाकई हैरत हो रही थी क्योंकि इस तर्ज की इमारत पाकिशिया में उसने कहीं नहीं देखी थी। इमारत जिस डिजाइन की हामिल थी, ऐसी इमारतों को तो खुसूसी कवरेज दी जाती थी और जो अफराद ऐसी इमारतें बनाते थे वो खास तौर पर उनकी तशहीर करते थे ताकि उनके काम को सराहा जाए। ये इमारत पाकिशिया में ही है, लेकिन कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जैकर ने जवाब देते हुए कहा, कोई नहीं जानता? क्या मतलब? और ये तस्वीर? कैप्टन हमजा ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये तस्वीर कहाँ से आई है, कब और किसने उतारी है, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पास ये तस्वीर एक पार्टी लाई थी, ये असल फोटोग्राफ की कॉपी है। असल फोटोग्राफ पार्टी के पास है। पार्टी इस इमारत को हमारे जरिए तलाश करना चाहती है। जैकर ने कहा, हैरत है, इस इमारत में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए किसी पार्टी ने खास तौर पर तुम्हें हायर किया है? कैप्टन हमजा के लहजे में बदस्तूर हैरत थी। तुम तो जानते हो ब्लैक पैंथर कि मैं सिर्फ बिजनेस डील करने का आदी हूँ। पार्टियां मुझे जो काम देती है मैं सिर्फ उस काम में दिलचस्पी लेता हूँ। वो अपने काम क्यों कराती है, इसके पीछे उनका मकसद क्या होता है, न मैं उनसे पूछता हूँ और न वो बताते हैं। काम उनकी मर्जी का होता है और मुआवजा मेरी मर्जी का। इस पार्टी का ये काम बज़ाहिर बेहद मामूली नौयत का है और हमें सिर्फ इस इमारत को पाकिस्तान में तलाश करना है। इमारत तलाश करके हमें उसकी लोकेशन और एड्रेस पार्टी को बताना है और बस। जानते हो इस मामूली काम के लिए पार्टी ने मुझे क्या ऑफर की थी? जैगर ने आखिरी अल्फाज आगे झुककर बड़े राजदाराना अंदाज में कहे थे। तुम बताओ, कैप्टन हमजा ने कहा। उसके चेहरे पर उकताहट सी पैदा हो गई थी। जैगर ने जिस अंदाज में उसे बुलाया था और वो जिस राजदाराना अंदाज में उससे बातें कर रहा था, कैप्टन हमजा ने यही समझा था कि वो कोई अहम और बहुत बड़ा काम उसे बताने वाला है जिसका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता मुल्की मुफादात के खिलाफ हो सकता है। मगर उसने एक इमारत की तस्वीर उसे थमा दी थी जो पाकिस्तान में ही कहीं मौजूद थी और पार्टी सिर्फ उस इमारत को ट्रेस कराना चाहती थी कि ये इमारत कहाँ हो सकती है। कैप्टन हमजा को इस बात पर भी हैरत थी कि जैगर उसे बखूबी जानता था। वो ये भी जानता था कि ब्लैक पैंथर छोटे मोटे जराइम नहीं करता और न ही ऐसे कामों में हाथ डालता है जो उसके मियार और उसके पाए के ना हो। फिर उसने एक इमारत को ट्रेस कराने के लिए उसे ही खास तौर पर क्यों बुलाया था? पार्टी ने मुझे इस इमारत को तलाश करने के लिए $10 लाख देने का वादा किया है, जैगर ने कहा। और इस बार कैप्टन हमजा बेख्तियार चौंक पड़ा। $10 लाख? महज एक इमारत को तलाश करने के लिए $10 लाख? कैप्टन हमजा ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, इससे अंदाजा लगा लो कि ये इमारत जरूर किसी खास अहमियत की हामिल है। पार्टी ने ये ऑफर ऐसे ही नहीं दे दी। बहरहाल इस इमारत को तलाश कराने के पीछे उनका मकसद कुछ भी हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैंने इतनी बड़ी ऑफर को ठुकराना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए मैंने उनसे बिजनेस डील कर ली है। तुमने एक मुलाकात के दौरान मुझे बताया था कि तुम पाकिस्तान के हर हिस्से और हर इलाके में जा चुके हो। मैंने सोचा हो सकता है कि कभी ये इमारत तुम्हारी नजरों से गुजरी हो या तुम इस इमारत के बारे में कुछ जानते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। याद करो, हो सकता है कभी तुमने इस इमारत को कहीं देखा हो या इसके बारे में कुछ सुना हो। अगर तुम मुझे इस इमारत के बारे में कुछ बता सकते हो तो मैं इसके एवज तुम्हें $10,000 देने के लिए तैयार हूँ, जैकर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ जैकर, मैंने इस इमारत को कहीं नहीं देखा और न इसके बारे में कुछ सुना है। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इस इमारत को तलाश करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि $10,000 की ऑफर मेरे लिए भी कम नहीं है। कैप्टन हमजा ने जान छुड़ाने की खातिर कहा, ठीक है, मैंने अपने खास आदमियों को भी इस काम पर लगा दिया है। अगर तुम भी कोशिश करना चाहते हो तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, लेकिन एक बात जहन में रखना कि हमारा पर्सनल और सीक्रेट मामला है, किसी को इसकी हवा तक नहीं लगनी चाहिए। मैंने पार्टी से मुआहदा किया है कि मैं इस इमारत की तस्वीर और इसका नाम सिर्फ उन अफराद को बताऊंगा जो इस इमारत को ट्रेस करने पर काम करेंगे, वो भी किसी दूसरे को इस इमारत के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जैकर ने कहा, ओके, मुझे कोई एतराज नहीं है। कैप्टन हमजा ने कंधे उचकाते हुए कहा, गुड, अब तुम जाओ और जल्द अज जल्द इस इमारत को ट्रेस कर लो ताकि मैं तुम्हारा मुआवजा तुम्हें दे सकूं। तुम ये भी जानते हो कि मैं मुआवजा काम होने के बाद ही देता हूँ। जैकर ने कहा तो कैप्टन हमजा ने इस्बात में सर हिला दिया। क्या ये तस्वीर मैं अपने पास रख सकता हूँ? कैप्टन हमजा ने कहा, नहीं, पार्टी ने तस्वीर मुझे किसी और को देने से सख्ती से मना किया है। तुम इस तस्वीर को गौर से देख लो, इसकी तर्ज तामीर से तुम इसे आसानी से पहचान लोगे। जैकर ने कहा तो कैप्टन हमजा इस्बात में सर हिलाकर तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखने लगा। उसने तस्वीर देखते देखते जेब से सिगरेट की डबिया निकाली और उसमें से एक सिगरेट निकालकर होठों से लगा लिया।
फिर उसने दूसरी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाकर सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट सुलगाकर उसने डबिया और लाइटर जेब में रख लिए। उसने सिगरेट के 2-3 कश लगाए और तस्वीर लिफाफे में डालकर वापस जैगर को दे दी। ओके, अब मुझे इजाजत, कैप्टन हमजा ने उठते हुए कहा। ओके, तुम्हारे पास मेरा राब्ता नंबर है, जैसे ही तुम्हें इस इमारत के बारे में इल्म हो तुम मुझे फौरन इत्तला कर देना। जैकर ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। जरूर, कैप्टन हमजा ने कहा। जैकर ने मेज के नीचे लगा हुआ बटन ऑफ किया तो कमरे में फैली हुई नीली रोशनी खत्म हो गई और उसके साथ ही दरवाजे का लॉक भी खुद ब खुद खुलता चला गया। कैप्टन हमजा ने दरवाजा खोला और बाहर निकलता चला गया। वो जैकर से बहुत कुछ पूछना चाहता था कि वो पार्टी कौन है जिसने उसे तस्वीर मुहैया की थी, वो पार्टी मकामी है या गैर मुल्की, इसके अलावा उस पार्टी ने इस काम के लिए उसे ही क्यों हायर किया था। ये सब सवाल कैप्टन हमजा के जहन में थे जो उसने जानबूझकर जैकर से नहीं पूछे थे, क्योंकि एक तो उसे इस इमारत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दूसरे वो जानता था कि जैकर उसे किसी बात का जवाब नहीं देगा, इसलिए कैप्टन हमजा वहाँ से निकल आया था। अलबत्ता सिगरेट सुलगाने के बहाने उसने लाइटर में मौजूद खुफिया कैमरे से उस तस्वीर का फोटो ले लिया था। कैप्टन हमजा के जहन में सिर्फ एक बात चुभ रही थी और वो ये कि किसी को इस इमारत में ऐसी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि वो इस इमारत को सिर्फ ट्रेस करने के लिए जैकर को 10 लाख डॉलर की खतीर रकम दे रहा है। कैप्टन हमजा मुसलसल उस तस्वीर के बारे में सोच रहा था। वो वापस डायमंड क्लब की तरफ जा रहा था, मगर तस्वीर के ख्याली रोम में वो इस कदर उलझा हुआ था कि उसे पता ही न चला कि वो डायमंड क्लब की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ने की बजाय किंग रोड की तरफ मुड़ आया है। और फिर वो जब उस इमारत के करीब से गुजरने लगा जिसमें इमरान का फ्लैट था तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, ये मैं किस तरफ निकल आया हूँ? कैप्टन हमजा ने इमारत के सामने कार रोकते हुए कहा। चंद लम्हे वो बिल्डिंग की तरफ देखता रहा, फिर उसने कुछ सोचकर कार मोड़ी और उसे बिल्डिंग की बेसमेंट में मौजूद पार्किंग में ले गया। कार पार्क करके वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ फ्लैट नंबर 200 के दरवाजे पर आ गया और उसने इत्तलाई घंटी के बटन पर उंगली रख दी। अंदर बेल बजने की आवाज सुनाई दी और फिर एक झुलाई हुई आवाज सुनाई दी। न दिन को सुकून लेने देते हैं न रात को चैन, जो आता है कॉल बेल पर ही उंगली रख देता है जैसे उसे दुनिया में कोई और काम ही ना हो। आवाज सुलेमान की थी जिसे सुनकर कैप्टन हमजा के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और सुलेमान की जिल्लाई हुई सूरत दिखाई दी। वो इमरान के मुलाजिम सुलेमान और उसकी आदतों के बारे में जानता था। हेलो सुलेमान, कैप्टन हमजा ने उसे देखकर कहा। फरमाए, सुलेमान ने उस अंदाज में कहा जैसे वो कैप्टन हमजा को न पहचानता हो। वैसे भी कैप्टन हमजा मेकअप में था, सुलेमान भला उसे कहाँ पहचान सकता था। इमरान साहब है फ्लैट में? कैप्टन हमजा ने संजीदगी से पूछा। आपकी तारीफ, सुलेमान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं ब्लैक पैंथर हूँ, कैप्टन हमजा ने कहा। ओ आप, बड़ा खतरनाक मेकअप कर रखा है आपने, सुलेमान ने उसे पहचान कर संजीदा होते हुए कहा। बस ऐसे ही, कैप्टन हमजा ने मुबम से अंदाज में कहा। सुलेमान ने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया था। कैप्टन हमजा अंदर आया तो सुलेमान ने दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ है इमरान साहब? कैप्टन हमजा ने पूछा। अपने कमरे में है। और उन्होंने कहाँ जाना है? सुलेमान ने कहा। मसरूफ तो नहीं है वो? कैप्टन हमजा ने पूछा। मसरूफ तो है, लेकिन आप जाए मिले उनसे, सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा। ओ, अगर वो मसरूफ है तो रहने दो, मैं बाद में आकर मिल लूंगा, कैप्टन हमजा ने जल्दी से कहा। अरे नहीं, वो इतने भी मसरूफ नहीं है, आप मिल ले उनसे, सुलेमान ने उसी अंदाज में कहा। उसके अंदाज पर कैप्टन हमजा को हैरत तो हुई, मगर वो चूंकि सही तौर पर सुलेमान से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो ये नहीं जान सका कि सुलेमान किस मूड में है। वो एक दो बार इमरान के साथ संजीदा माहौल में फ्लैट में आया था और इमरान की संजीदगी में सुलेमान भी चूंकि संजीदा रहता है, इसलिए कैप्टन हमजा उसकी शरारती तबीयत से ज्यादा नावाकिफ था। चंद लम्हे वो हैरत से सुलेमान को देखता रहा, मगर सुलेमान के चेहरे से वो उसकी शरारती तासुर का अंदाजा न लगा सका। उसने कंधे उचकाए और इमरान के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के कमरे में दाखिल होते ही वो ठटक गया। इमरान कमरे के वस्त में सर के बल खड़ा था। उसका सर एक सराहने पर टिका हुआ था। उसने दोनों हाथ पहला रखे थे और उसकी आंखें बंद थी। वो उल्टा यूं साकित नजर आ रहा था जैसे सर के बल खड़ा होते ही पत्थर का बुत बन गया हो। उल्टा होने की वजह से उसका चेहरा कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रहा था। लगता है इमरान साहब अपनी मखसूस वर्जिश करने में मसरूफ है, कैप्टन हमजा ने खुद कलामी करने वाले अंदाज में कहा। ये वर्जिश नहीं कर रहे, सजा भुगत रहे हैं, सुलेमान ने कहा, जो दरवाजा बंद करके उसके साथ ही अंदर आ गया था। सजा? क्या मतलब? कैसी सजा? कैप्टन हमजा ने चौंक कर कहा। सजा का मतलब सजा ही होता है, इसका कोई और मतलब हो तो इसका मुझे पता नहीं, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब है किस बात की सजा? इमरान साहब को ऐसी सजा किसने दी है? कैप्टन हमजा ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अलावा इन्हें ऐसी सजा और कौन दे सकता है? सुलेमान ने कहा। तुमने इमरान साहब को सजा दी है, मगर क्यों? कैप्टन हमजा ने चौंक कर कहा।
सजा किस लिए दी जाती है? सुलेमान ने कहा, सजा किसी गलती पर दी जाती है। लेकिन इमरान साहब से ऐसी क्या गलती सरजद हुई है जिसकी तुम इन्हें सजा दे रहे हो? कैप्टन हमजा ने कहा, गलती साहब से नहीं मुझसे हुई थी। सुलेमान ने कहा, क्या मतलब? गलती तुमसे हुई थी और सजा इमरान साहब भुगत रहे हैं, ये क्या बात हुई? कैप्टन हमजा ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा, ये वाकई सजा है जो साहब जानबूझकर भुगत रहे हैं। अगर इनकी सजा पूरी हो गई तो इसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। सुलेमान ने कफ अफसोस मलते हुए कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? कैप्टन हमजा ने कहा, वो वाकई सुलेमान की बात समझ नहीं पाया था। बात असल में यह है कैप्टन साहब कि साहब पिछले कई रोज से फ्लैट में मौजूद हैं। ये जब फ्लैट में होते हैं तो ये किताबी कीड़ा बन जाते हैं। दिन रात किताबें पढ़ने में मसरूफ रहते हैं और मेरी शामत आ जाती है। दिन रात ये मुझसे चाय और सिर्फ चाय तलब करते रहते हैं, जो कभी पड़े पड़े सर्द हो जाती है और कभी उनमें मक्खियां गिरकर तैराकी की मशकें करती रहती है। नई चाय बनाने की हद तक तो ठीक है, मगर जब बार बार मुझे इनकी सर्द चाय गर्म करनी पड़ती है तो मुझे सख्त कुफत होती है। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सिवाय नाश्ते के इन्हें चाय नहीं दूंगा। ये किताबें पढ़ते रहे और चाय चाय चिल्लाते रहे, मगर मैंने इनकी एक ना सुनी, जिस पर ये तंग आकर किचन में आ घुसे। इन्होंने मुझे पहले हरी भरी और फिर खरी खरी सुनाई और फिर अपने लिए चाय बनाकर ले गए। मुझे इन पर गुस्सा आया। मैं इनके पास गया और इन्हें अपना इस्तीफा पेश कर दिया और साथ ही इन्हें अपनी साबिका तनख्वाहों का हिसाब दे दिया, जिसे देखकर साहब हवास बागता हो गए। ये मेरी मिन्नतें करने लगे और मुझे मनाने लगे, मगर मुझे इन पर गुस्सा ही बहुत था। ये चाहते थे कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूं और अपनी तनख्वाहें भूल जाऊं, लेकिन मैं इनकी बातें न मान रहा था। तब इन्होंने कहा कि वो सब कुछ करेंगे मगर ना मेरा इस्तीफा कबूल करेंगे और ना तनख्वाहें देंगे, जिस पर मैंने कहा कि अगर वो ये चाहते हैं कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूं और अपनी तनख्वाहें ना मांगू तो इन्हें मेरी बात माननी होगी। इनके पूछने पर मैंने इन्हें सर के बल खड़ा होने के लिए कह दिया और कहा कि अगर वो 5 घंटों तक सर के बल खड़े रहेंगे, न हरकत करेंगे, न आंखें खोलेंगे और न किसी से बात करेंगे, तो मैं इन्हें अगली पिछली तमाम तनख्वाहें माफ कर दूंगा। मेरा इतना कहना था कि ये फौरन सर के बल खड़े हो गए। पिछले 4 घंटों से ये इसी हालत में है। अब तो मुझे भी खतरा पैदा हो गया है कि अगर इन्होंने 1 घंटा और इसी हालत में गुजार लिया तो मेरा क्या होगा। मुझे अपनी तमाम अगली पिछली तनख्वाहों से लामहला दस्तबरदार होना पड़ेगा और अगर ऐसा हो गया तो मेरे होने वाले बच्चे यकीनन यतीम हो जाएंगे। सुलेमान ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा और उसकी बातें सुनकर कैप्टन हमजा बेख्तियार हंसने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत सख्त सजा है। कैप्टन हमजा ने कहा, अब आप ही बताएं मैंने गलती की है या नहीं। सुलेमान ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, हाँ वाकई तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इमरान साहब को अगर तुम 10 घंटों के लिए भी कहते तो ये इसी तरह करते। अब तुम्हें अपनी तमाम तनख्वाहों पर वाकई सब्र कर लेना चाहिए। कैप्टन हमजा ने हंसते हुए कहा, सब्र? अरे बाप रे, फिर उस रूशी का क्या होगा जिससे मैं पिछले कई माह से शादी करने का वादा करता चला आ रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था साहब जब भी मेरी साबिका तनख्वाहें देंगे मैं उसी वक्त बैंड बाजे बजवा लूंगा, मगर अब लगता है कि मेरा ही बैंड बजने वाला है। सुलेमान ने उस अंदाज में कहा कि कैप्टन हमजा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वैसे आप बड़े गलत मौके पर आए हैं कैप्टन साहब। सुलेमान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कैप्टन हमजा ने कहा, अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो मैं यहाँ से हर चीज समेटकर निकल गया होता। मैंने सामान बांध लिया था। फ्लैट की सफाई करते हुए मुझे कपड़ों की अलमारी के खुफिया खानों से 3 लाख रुपए मिले थे। उस खुफिया खाने के अंदर एक और खुफिया खाने में 5 लाख रुपए पड़े थे। इसी तरह कालीन के नीचे फर्श में बने हुए खुफिया खाने में 2 लाख पड़े थे। किताबों की अलमारी के अंदर बने हुए एक और खुफिया खाने में 2 लाख पड़े थे। मैं सोच रहा था कि अब तनख्वाह मिलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। भागते चोर की लंगोटी ही लेकर यहाँ से निकल जाऊं। मैं शायद और तलाशी ले लेता और मेरे हाथ खुफिया जगहों से शायद और 10-20 लाख लग जाते, मगर अब आपने आकर काम खराब कर दिया है। मुझे वही 12 लाख लेकर फरार होना पड़ेगा जो मेरे हाथ लग चुके हैं। आप साहब के सीधे होने का इंतजार करें, तब तक मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा। सुलेमान ने कहा। उसी लम्हे इमरान ने तड़ से आंखें खोल दी। उसने पैर फैलाकर जंप लगाया और पैरों के बल खड़ा हो गया। उसे इस तरह सीधा होते देखकर सुलेमान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कम वक्त सब कुछ तो लूट लिया है, अब और क्या आस लगा रहा था। ब्लैक पैंथर, पकड़ लो इसे, इससे पहले कि ये मेरी बरसों की कमाई ले उड़े। इसकी गर्दन दबोच लो। गजब खुदा का, मैं इसे नजर बचा बचा कर ऐसी खुफिया जगहों पर रकमें छुपाता हूँ जहाँ इसकी नजरें ना पहुँच सके, मगर इसकी नजरें तो उक्काब की नजरों से भी ज्यादा तेज है। पता नहीं इसे वो 8 लाख नजर क्यों नहीं आए जो मैंने स्टोर रूम में बने हुए खुफिया खाने में छुपा रखे हैं। इमरान ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं यही जानना चाहता था। अचानक सुलेमान ने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। अरे अरे पकड़ना इसे, अरे मैंने इसे बताकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ मार लिया है। रोको, पकड़ो इसे, वरना वो 8 लाख भी ले उड़ेगा। इमरान ने कहा
वो तेजी से दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन इतनी देर में सुलेमान बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर चुका था और उसने बाहर से लॉक लगा दिया था। अरे दरवाजा खोलो, खुदा तुम्हें गारत करे, रुक जाओ, उस रकम को हाथ न लगाना। अरे वो रकम मैंने अपने बुढ़ापे के लिए संभाल रखी है, दरवाजा खोलो, जल्दी करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इमरान ने बुरी तरह से दरवाजा पीटते हुए कहा, जान से मारने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। मैंने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है, जब तक आप दरवाजा तोड़ेंगे मैं यहाँ से रफू चक्कर हो चुका हूँगा। बाहर से सुलेमान की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। सुलेमान, मेरे प्यारे सुलेमान, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी सारी तनख्वाहें माँ एडवांस देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मान जाओ। इमरान ने यकलक नरम पड़ते हुए कहा, आप सारी तनख्वाहें अपने पास ही रखें, मैं 20 लाख लेकर जा रहा हूँ। ये मेरी तनख्वाहों का अशीर भी नहीं है, लेकिन मैं इसी पर किनात कर लूंगा। सुलेमान की पुरसुकून आवाज सुनाई दी। अरे अरे तुम्हारा सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश जाए, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अरे ब्लैक पैंथर, तुम ऊँटों की तरह मुंह उठाए मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे वो कमबख्त मुझे लूट रहा है, रोको उसे वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तुम एक जंगली चूहे को नहीं पकड़ सकते तो तुम्हारे ब्लैक पैंथर होने का क्या फायदा? इमरान ने रूनी से सूरत बनाकर ब्लैक पैंथर की तरफ देखते हुए कहा, जो वाकई हैरानी से उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके फेवर करे और किसकी ना करे। सुलेमान के बच्चे, तुम दरवाजा खोलते हो या नहीं? जल्दी से दरवाजा खोल दो वरना मैं सुपर फैयाज को फोन कर दूंगा। वो पहले ही तुम पर उधार खाए बैठा है, अगर वो यहाँ आ गया तो वो तुम्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाएगा और फिर रास्ते में ही पुलिस मुकाबले में पार कर देगा। इमरान ने कहा तो उसी में दरवाजा खुल गया और सुलेमान बड़े मुतमईन अंदाज में अंदर आ गया। हा हा हा, देखा सुपर फैयाज का नाम सुनते ही तुम्हारी तूतियां उड़ गई ना, अब कैसे अंदर आ गए हो? इमरान ने खुश होते हुए कहा, मैं सुपर फैयाज के डर से नहीं आ रहा हूँ। सुलेमान ने कहा, तो फिर किसका डर आया है तुम्हें? इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा, डर? कैसा डर? मैं अपना काम खत्म कर चुका था इसलिए अंदर आ गया। सुलेमान ने बड़े इत्मीनान से कहा, अपना काम खत्म कर चुके थे? क्या मतलब? इमरान ने बौखला कर कहा, 20 लाख मैंने ऐसी जगह छुपा दिए हैं जहाँ किसी शुक्रे की नजर भी नहीं पड़ सकते। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, शकरे की? क्या मैं तुम्हें शकरा नजर आता हूँ? इमरान ने उसे घूर कर कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया। सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन तुमने रकम कहाँ छुपाई है और क्यों छुपाई है? इमरान ने कहा, कहाँ छुपाई है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर क्यों छुपाई है ये मैं आपको बता देता हूँ। सुलेमान ने कहा, बताओ, जल्दी बताओ। इमरान ने कहा, आपने वो रकम अपने बुढ़ापे के लिए रखी हुई थी ना? सुलेमान ने कहा, हाँ, शादी होने के इम्कान तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं बुढ़ापे में काम आने के लिए रुपया रुपया जमा कर रहा था कि चलो बुढ़ापे में कुछ तो आसरा रहेगा। मगर इमरान ने रूनी सूरत बनाकर कहा, घबराए नहीं, आपके आसरे के लिए ही मैंने रकम छुपाई है। उस रकम को ना मैं खर्च करूंगा ना आप, हम दोनों में से जो बूढ़ा होकर जिंदा रहेगा ये रकम उसके काम आएगी। सुलेमान ने कहा, मुझे यकीन है मुझसे पहले तुम ही मरोगे। इमरान ने दांत कचकचाकर कहा, ये आप कैसे कह सकते हैं? सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि किसी दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से शूट कर दूंगा। इमरान ने कहा और फिर बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ धम से सोफे पर आ बैठा, जैसे कहीं दूर से दौड़ लगाकर आ रहा हो और बुरी तरह थक गया हो।